नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में चूंकि एग्जाम को देखते हुए ही जो एक और नया मॉडल पेपर हम लेकर के आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं के पार्ट वन वाले इतिहास के पार्ट वन पर, ठीक है ना। तो जिन दोस्तों का अभी जो बीए थर्ड ईयर में है और जिनका मेजर में हिस्ट्री है, उसमें एक फर्स्ट पार्ट होगा आपका, जिसमें 1453 से लेकर 1870 तक का विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं पर चर्चा करना है। तो इस विषय पर दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनका मॉडल पेपर में आज लेकर के आया हूं, और इसके माध्यम से मैं आज आपको 15 ऐसे प्रश्न दूंगा जो एग्जाम में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, या कहे कि आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, सेशन में शुरू करते हैं। हाँ, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कई यूनिवर्सिटियों का एग्जाम जो है बहुत जल्दी बोले तो, जैसे डेट आज अगर डेट की बात करूं तो 23 मार्च 2025 है। कुछ बच्चों का एग्जाम, क्योंकि आप लोग बताते हैं तभी मुझे पता चल पाता है, तो कुछ यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो है अभी 25 मार्च को होने वाला, दैट मीन्स कि 3 दिन बाद में एग्जाम, 2 दिन बाद एग्जाम होने वाला है। लेकिन अब उन्हीं बच्चों को टारगेट करके ही मैंने ये मॉडल पेपर में लेकर के आया हूं। लेकिन हाँ, एक बात और है, अब चूंकि आप लोगों ने मुझे लेट इंफॉर्मेशन दी इसलिए सेशन लेट हुआ है, नहीं तो ये 15 दिन पहले ही इस पर मॉडल पेपर हो चुका होता। कोई बात नहीं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनका एग्जाम अभी थोड़ा डिले है, मतलब अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनका अप्रैल में एग्जाम होने वाला थोड़ा टाइम है, वो भी इस पर फोकस करें और इसकी आंसर शीट मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और जिनका 25 तारीख को पेपर है और जिन्हें लगता है कि 24 और 25 मतलब कि 2 दिन के अंदर वो पढ़ लेंगे, तो वो भी आंसर शीट मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो आंसर शीट कैसे मिलेगी वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के इस सेशन में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जिन दोस्तों के भी इतिहास मेजर में है, उसका एक पार्ट विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं आज डिस्कस कर रहे हैं, और इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्दी मॉडल पेपर के रूप में लेकर के आएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यह भी बताते हुए चलता हूं, क्योंकि बीए थर्ड ईयर में और बीए थर्ड ईयर में अभी फिलहाल कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर आईएमपी दैट मींस की मॉडल पेपर 2025 डिस्कस हो चुके हैं और उनकी आंसर शीट भी अवेलेबल है। ऐसे सब्जेक्टों में दोस्तों हिंदी साहित्य के दोनों ही पेपर पर मॉडल पेपर आ चुका है। हिंदी साहित्य की नाम बता देता हूं आपको, काव्यांग विवेचन एवं भाषा साहित्य। इसके अलावा सेकंड पेपर है हिंदी साहित्य में जनसंचार माध्यम, ठीक है ना। और इसके अलावा भारत की विदेश नीति और वृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र। तो ये 4 विषय ऐसे हैं जिन पर मॉडल पेपर तो आ ही चुका है 2025 का, मैं लेकर आ चुका हूं, मतलब लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। इसके अलावा इनकी आंसर शीट भी लॉन्च कर दी गई है। जिन दोस्तों को भी चाहिए वो आंसर शीट इसकी प्राप्त कर सकता है। आंसर शीट कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों सिर्फ मॉडल पेपर ही नहीं, यदि आपके पास समय है एग्जाम में अभी, तो आप डिटेल क्लासेस भी आप हमारे इसी चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, ये सारे सब्जेक्ट आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में फिर से, और अब बात कर लेते हैं कि मॉडल पेपर की जो आंसर शीट है वो कहां से मिलेगी। दरअसल दोस्तों आज जो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, उसमें मैं आपको मॉडल पेपर 2025 देने वाला हूं। और इस मॉडल पेपर के अंतर्गत मैं आपको 15+15 क्वेश्चन आज दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देने वाला हूं। तो सुनिए ध्यान से, एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, उसके बाद हम सेशन में आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजन इतनी सी कि कई स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर आंसर शीट कैसे प्राप्त करें। तो मैं आपको यही स्पष्टता बता दूं, अगर आप किसी एक विषय की आंसर शीट चाहते हैं, आंसर शीट दैट मींस, इसको अच्छे समझ लीजिए, मॉडल पेपर 2025 जैसे कि विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं, ये हमारा विषय है। इस विषय पर मॉडल पेपर है ना, इस मॉडल पेपर के अंतर्गत ये 15+15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये कि 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के होंगे और 15 प्रश्न लघु प्रकृति के होने वाले हैं। अब इन 15+30 प्रश्न हो जाते हैं आपको। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां से मिलेंगे, तो वो उत्तर या तो आप अपनी पुस्तक से सर्च कर लीजिए, यदि पुस्तक में नहीं मिल पा रहे हैं तो गूगल में सर्च कीजिए, और यदि आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते और आपको एक ही शीट में सारे प्रश्न क्रम अनुसार मिल जाए, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, तो उसके लिए आपको हमारी ये आंसर शीट खरीदनी पड़ेगी, परचेस करनी पड़ेगी। परचेस एकदम छोटा सा मिनिमम सा अमाउंट है, कोई बहुत हेवी अमाउंट नहीं रखा है। अब ध्यान सुनिए, यदि आप किसी भी एक सब्जेक्ट की आंसर शीट चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा मात्र 99 रुपए का।
ठीक है, 99 रुपए का। अब उसमें एक सब्जेक्ट की है ना, चाहे आप विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं वाला सब्जेक्ट ले ले या कोई अन्य विषय की प्ले आंसर शीट ले ले, आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसके बाद आपको पेमेंट है ना, उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट की आंसर शीट मिल पाएगी। इसके अलावा यदि आपको चाहते हैं कि सर हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे सब्जेक्ट की फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्टों की आंसर शीट चाहिए, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा 249 का। बात समझ आई ना, एक सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट चाहिए तो 99 का सब्सक्रिप्शन, और सभी सब्जेक्टों की अलग अलग आंसर शीट चाहिए एक साथ, तो उसके लिए आपको 249 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मात्र ये दो प्लान है, इन दोनों प्लान के माध्यम से आप आंसर शीट तक पहुंच बना सकते हैं। और आप आंसर शीट इस प्रकार से कस्टमाइज की गई है कि जितनी आवश्यकता है उतने विशेष रूप से मेरे द्वारा ही उसको तैयार किया गया है। जहां से आवश्यकता लगी वहां से कंटेंट लिया है, किसी बुक से भी लिया गया है, गूगल से भी प्राप्त किया गया है, कुछ एआई की मदद भी ली गई है। तो इस प्रकार से कंप्लीट अच्छे से कस्टमाइज्ड नोट्स तैयार की गई है आप लोगों के लिए, यदि आप चाहते हैं तो। और एक बात और है, अगर आप इस विषय की मतलब विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं वाले सब्जेक्ट की आंसर शीट चाहते हैं, उस पर अभी जब मैं क्लास ले रहा हूं तो इस समय में अभी वर्क चल रहा है आंसर शीट पर, बहुत जल्दी शायद 2-3 घंटे में बनकर के वो तैयार हो जाएगी। यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, और नीचे जो है इस नंबर पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दे मुझे और बता दीजिए कौन सा प्लान चाहिए आपको, 99 वाला या 249 वाला, वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके अलावा एक विशेष नोट्स कंप्लीट सब्जेक्ट पर लोक प्रशासन की, लोक प्रशासन जिसके विषय है और अभी टाइम है चूंकि एग्जाम में, तो आप इस कंप्लीट सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। मेरे द्वारा एक विशेष रूप से स्पेशल नोट्स तैयार की गई है लोक प्रशासन पर, जिसमें सभी टॉपिक कस्टमाइज्ड रूप से समाहित किए गए हैं। ठीक है, बाकी इस पेज को पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। इसका सब्सक्रिप्शन मात्र 99 रुपए रखा गया है। क्लियर है? ये मॉडल पेपर की आंसर शीट नहीं है, ये कंप्लीट बुक है लोक प्रशासन की। इसे आप पढ़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया कि आज के मॉडल पेपर में मैं 15 प्रश्न आपको दीर्घ प्रकृति के देने वाला हूं और 15 प्रश्न दूंगा आपको लघु प्रकृति के। क्लियर है ना? तो अब एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अभी आंसर शीट पर काम चल रहा है, दैट मींस कि अभी मैं आज की बात कर रहा हूं, 23 मार्च 2025 की बात कर रहा हूं। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो 2026 में या 2027 में भी देख रहे होंगे, ठीक है, आगे चल करके देखेंगे। तो क्योंकि 2027 तक वैलिड है ये मॉडल पेपर, तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। तो तब तक आंसर शीट कंप्लीट बन करके रखी होगी, जब आप ऑर्डर करेंगे आपको तुरंत उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है ना? चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण, इसके मुख्य उद्देश्य, इसकी विशेषताएं क्या थी तथा इस आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव डाला। अब देखिए, ये तो हो गया सिंपल वे में प्रश्न। एग्जाम में आपने ध्यान दिया होगा, प्रश्न कुछ इसी प्रकार से आता है कि एक ही बार पढ़ने में समझ नहीं आता, उसको 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है। एग्जाम में ये होता है ना, एग्जाम पेपर को 2-3-4 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के वो समझ आता है। उसका एक रीजन होता है दोस्तों। उसी वे में उसी तरीके से आप घर पे तैयारी करें ना, तो आपकी समस्या जो है ना अपने आप सोल्व आउट हो जाएगी। देखिए, प्रश्न का आंसर जो है ना, जब भी प्रश्न आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो प्रश्न की लैंग्वेज पर कभी फोकस नहीं करना चाहिए। प्रश्न में पूछा क्या गया है, उसकी की पॉइंट क्या है, उसमें पूछा जो गया है ना, उस कंटेंट पर फिक्स फोकस होना चाहिए आप लोगों का। जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न में यदि बात करें कि भारत में भक्ति आंदोलन, ये तो आपका मेन कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, भारत में भक्ति आंदोलन। अब इस प्रश्न में पूछा क्या गया कि भारत में भक्ति आंदोलन के उदय होने के कारण क्या थे, और इस भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था, और इस भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। इसके अलावा हमारे ऊपर इस भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो मेन टर्म है आपकी, कारण, उद्देश्य, 2 नंबर उद्देश्य, 3 में विशेषताएं और 4 नंबर में प्रभाव, ये मेन की पॉइंट है आपके। तो इन टर्म को आपको फोकस करना है। अब साथ में ये भी सीखते चलिएगा इसका उत्तर कैसे निकालना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो उसको आंसर शीट नहीं परचेस करनी, नहीं लेनी, कोई बात नहीं, आप अपनी किताब से या गूगल की सहायता लेकर के भी इन प्रश्नों के आंसर की तैयारी कर सकते हो। कैसे करना है वो तरीका भी मैं आपको बता करके जा रहा हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका जानने के बाद में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आंसर शीट नहीं खरीदेंगे, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़े मेहनत करें, मेहनत करने की आदत अपने अंदर डालें। इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालोगे, आपके पास चाहे कोई किताब हो या कोई सीरीज हो, कोई मैटर नहीं करता, आप उसमें ये टॉपिक खोलिए, उस टॉपिक में ये प्रश्न देखिए कि भक्ति आंदोलन कहां पर दिया गया है। सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आशय क्या है उस पर टिक मार लीजिए, उतना उतना अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद में अब आप जो है अगले पेज में, अगले प्रश्न में या उसी पेज में, उसी प्रश्न में अगर आपको मिलता है कि इस भक्ति आंदोलन के उदय होने के कारण क्या थे, ये टर्म ढूंढिए।
अगर वहां नहीं मिलती है तो अगले प्रश्न में ढूंढिए, अगले पेज या अगले चैप्टर में ढूंढिए उस भक्ति आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, विशेषताएं क्या थी और उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो ये टर्म अलग अलग क्वेश्चनों में भी मिल सकती है, इसलिए इन सभी टर्मों को अंडरलाइन कर ले और अपनी या फिर एक स्पेशल नोट्स तैयार कर ले, है ना, आंसर शीट इसकी तैयार कर ले प्रश्नों के जो की पॉइंट है वो। और संभवतः इनमें से कोई की पॉइंट आपको बुक में नहीं मिल रहा है तो आप उसे सेपरेटली गूगल भी कर सकते हो, गूगल से भी उस सेपरेट उस टॉपिक को उठा करके ले सकते हो। क्लियर है ना। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर निकालना, इस प्रश्न नहीं सभी प्रश्नों का आंसर इसी प्रकार से आपको सर्च करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हाँ, जिन दोस्तों के पास टाइम नहीं है, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, टाइम इतना है ही नहीं कि वो नोट्स क्रिएट कर पाए, तो उसके लिए आंसर शीट हमने क्रिएट कर दी है, आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आधुनिक युग का आविर्भाव किन परिस्थितियों में हुआ, आधुनिक युग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा में दिया गया है आधुनिक युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब देखिए यार, प्रश्न पर क्या फोकस करना है ये मैंने आपको बता दिया, प्रश्न का आंसर कैसे सर्च करना है ये भी बता दिया, सर्च नहीं करना चाहते आंसर शीट कैसे लेनी है ये भी बता दिया, है ना। अब मैं फटाफट प्रश्नों को आगे बढ़ाऊंगा, फटाफट जो है रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगी मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, क्लास को अनावश्यक रूप से ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, आधुनिक युग का आविर्भाव किन परिस्थितियों में हुआ, तो हमें उन परिस्थितियों का वर्णन करना है जिन परिस्थितियों में आधुनिक युग का आविर्भाव हुआ। उसी प्रकार से आगे पूछा जा सकता है कि इस आधुनिक युग जो आया था बाद में, है ना, आधुनिक युग की विशेषताएं क्या थी, उसकी कुछ खास मूवमेंट, कुछ खास पलों की बात हमें करनी है, अथवा में विशेषताएं, स्पेशली विशेषताएं भी आपसे एक अलग सेपरेट प्रश्न में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो, रेनेसा क्या होता है, इसको रेनेसा है ना, पुनर्जागरण कोई, तो पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण के कारण और विशेषताएं बताइए। 3 टर्म है, पुनर्जागरण क्या होता है, इसके कारण क्या है और विशेषताएं क्या है, और जो मेन टर्म है ना उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आपको शायद दिख रहा होगा, है ना, अंडरलाइन किया हुआ है, डोंट वरी, आपका मैक्सिमम काम तो मैं ही करके जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 4 है जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन, इस पे ध्यान रखना, अगर धर्म सुधार आंदोलन ही मात्र पूछा जाए तो आपको भारत में धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा करनी है, ना कि किसी अन्य देश पर। लेकिन अगर एग्जामिनर चाहता है कि किसी स्पेशल कंट्री के धर्म सुधार आंदोलन की बात करना चाहता है वो, तो फिर आगे देश का नाम लिखेगा, जैसे यहां प्रश्न में लिखा हुआ है कि जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन की विवेचना कीजिए, या फिर अथवा में है कि मार्टिन लूथर एवं धर्म सुधार पर एक लेख तैयार करें। मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार में किस प्रकार से योगदान दिया, धर्म सुधार में, जर्मनी के धर्म सुधार में मार्टिन लूथर का क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है यह समझाइए। इस प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकता है आपसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति मेन कॉन्सेप्ट है आपका। तो औद्योगिक क्रांति क्या है यह बताने के साथ में बताना है इंग्लैंड में इस औद्योगिक क्रांति के कारण, है ना, कि ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों आई, उसके पीछे आपको कारण बताने होंगे, और उस औद्योगिक क्रांति ने क्या परिणाम दिए और औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो परिणाम और प्रभाव लगभग समान होंगे, सिर्फ कारण अलग से बताने होंगे, औद्योगिक क्रांति के बारे में बताना होगा। प्रश्न नंबर 6 में बात करेंगे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। जी हाँ, इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी, इस गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 में घटित हुई थी, इसके कारण और परिणाम आपको बताना है। तो क्रांतियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ना, तो विशेष फोकस आपको कारण और परिणामों पर ही करना है ना, इसी से प्रश्न पूछा जाता है। आगे भी देखेंगे आप, अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष की जो क्रांति हुई, जो घटना घटी, है ना, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो क्रांति हुई थी 1776 में, उसके कारण और परिणाम यहां पूछा गया है। इसी प्रकार से अमेरिका की क्रांति के कारण परिणाम सिंपल वे में पूछ लिया गया है, क्वेश्चन घुमा के ही पूछ सकता है और डायरेक्ट वे में भी पूछ सकता है आपसे। प्रश्न नंबर 8 है फ्रांस की क्रांति के पूर्व, फ्रांस में जो क्रांति घटित हुई थी उससे पहले फ्रांस की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी यह बताइए। अब दोस्तों यहां पर एक कंफ्यूजन आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में। अगर फ्रांस की क्रांति के बारे में एग्जैक्टली आपको पता होगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फ्रांस की नहीं, किसी भी क्रांति की मैं बोल सकता हूं। जैसे मान लो इस प्रश्न में कुछ लिख दिया उसने कि फ्रांस की क्रांति, या कोई डेट लिख दी, फ्रांस की क्रांति का एक सन लिख दिया कि इस डेट से पहले फ्रांस की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी वर्णन कीजिए, तो भी आपको ध्यान रखना। तो जो जो क्रांतियां जिस जिस डेट को घटित हुई है ना, उस डेट, वो डेट आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका विषय क्या है, इतिहास, और इतिहास में नाम और डेट का बहुत महत्व होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है नेपोलियन की प्रारंभिक सैनिक सफलताओं का उल्लेख कीजिए। क्या है, नेपोलियन की जो प्रारंभिक सैनिक सफलताएं जो उसको मिली, उन सैनिक सफलताओं का उल्लेख करना है
और आगे चल करके बताना है कि नेपोलियन का पतन जो हुआ, पतन का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो यहां पर नेपोलियन की सफलता, नेपोलियन के द्वारा जो अचीवमेंट किए गए हैं उनका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। उसका जो पतन हुआ है, पतन के कारण आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न नंबर 10 है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस के कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा, इजीली कर लोगे आप लोग, अंडरलाइन किया हुआ है मेन कॉन्सेप्ट पे। प्रश्न नंबर 11 है 1848 की क्रांति के यूरोपीय देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। उसके अलावा क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था 1854 से 56 के बीच में, इसके कारण, घटना और परिणाम आप लोगों को बताना है। प्रश्न नंबर 13 है इंग्लैंड में 1832 के प्रथम सुधार अधिनियम की विवेचना करना है। इंग्लैंड में 1832 में पहला सुधार अधिनियम आया था, उस अधिनियम की विवेचना करना है और उस अधिनियम के परिणाम बताना है कि इंग्लैंड पर उसके क्या परिणाम हुए, क्या प्रभाव पड़े। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 14 लेते हैं। नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन यहां पर भी याद रखना आप लोग, सिर्फ नेपोलियन बल्कि नेपोलियन तृतीय यहां से प्रश्न पूछा गया है कि नेपोलियन तृतीय की गृह और विदेशिक नीति क्या थी, समझाइए। गृह नीति और विदेशिक नीति क्या थी नेपोलियन तृतीय की, यह समझाइए, अथवा में नेपोलियन तृतीय के कार्य या उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 15 है सन 1870 तक इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सिंपल वे में है, इटली के जो एकीकरण हुआ, अलग अलग स्टेप में हुआ, उन सभी स्टेपों की चर्चा करनी है। अथवा में इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है वो कि इटली के एकीकरण के विभिन्न सोपानों का अध्ययन कीजिए। ये आपके 15 प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट दीर्घ प्रकृति के। ये 15 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें से एक प्रश्न तो बहुत दूर की बात है, एक कॉन्सेप्ट भी आपको छोड़ना नहीं, इग्नोर नहीं करना, नहीं तो मेरी यहां से गारंटी खत्म हो जाएगी, है ना। आपको पूरी ईमानदारी के साथ में जो 15 प्रश्न मैं दे रहा हूं, प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक की पॉइंट पर आप फोकस करेंगे, कहीं से भी लाइए, उनको ढूंढिए, कैसे भी पढ़िए, उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए उनको, है ना। अगर कंटेंट आपके पास अवेलेबल नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक छोटे से अमाउंट आप दे करके आप इस चैनल से जो है इसकी आंसर शीट ले सकते हैं। छोटा सा अमाउंट है, 99 रुपए का, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और ये अमाउंट भी मैंने बहुत मजबूरी में रखा है, अन्यथा मैं पिछले 5 सालों से आपको हर एक कंटेंट, बड़ी बड़ी पीडीएफ, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा बड़ा कंटेंट जो है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 5 सालों से प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन किसी कारणवश मुझे ये अमाउंट यहां पर फिक्स करना पड़ा, क्योंकि आप लोगों की लापरवाही, मतलब बीए वाले स्टूडेंट्स की बोल रहा हूं मैं, बीए वाले स्टूडेंट्स की लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, है ना। नोट्स या लेक्चर लेने के बाद भी उस पर कोई फोकस नहीं हो रहा था, कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे। 10 लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड करता था तो उसमें से एक बच्चा ऐसा था जो मेहनत करता था, उस पर वर्क करता था। इसीलिए छोटा सा अमाउंट मैंने यहां फिक्स किया है, ताकि जो जरूरतमंद स्टूडेंट है वही इसको परचेस करे, हर कोई इसको परचेस नहीं करेगा, ताकि स्टडी का, शिक्षा का मजाक ना बन पाए, है ना। और वैसे भी ना यूट्यूब पर फ्री तो फिर वो ज्यादा थोड़ा सा वैल्यू भी कम हो जाती है, आप लोगों को ऐसा लगता है, बल्कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, बट आप लोगों के हिसाब से सही है वो। चलिए यार, 15 प्रश्न ये आंसर शीट में कंप्लीट प्रश्न मिलेंगे, हर एक टर्म पर अलग अलग सेपरेटली कॉन्सेप्ट दिए गए होंगे, कस्टमाइज प्रकार की नोट्स है, आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं 15 उन प्रश्नों की जो लघु प्रकृति के हैं, ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है ना 15 लघु प्रकृति के प्रश्न। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे। जो बच्चे बीच में इसको अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी क्लास को स्टार्टिंग से देखें, नहीं तो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को आप गवा देंगे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा को आप गवा देंगे। प्रश्न तो मैं देकर जा रहा हूं, लेकिन बहुत आवश्यक जो बातें होती है ना, वो प्रारंभ में ही हम लोग कर लेते हैं। पहले प्रश्न पर मैं मैक्सिमम टाइम लेता हूं समझाने पर, बताता हूं कि प्रश्न को किस तरह से पढ़ना है, उसका आंसर किस प्रकार से निकालना है, वो समाधान, सारे समाधानों की चर्चा स्टार्टिंग में हो जाती है। इसलिए लेक्चर को शुरू से देखना, बीच में से अटेंड मत करना करके। अगर बीच में आप अभी आए हो तो क्लास को शुरू से ही देखना, बीच से मत देखना, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। लघु प्रकृति के प्रश्नों की एक विशेषता होती है, और विशेषता यह होती है कि ये सिंगल टर्म के प्रश्न होते हैं। कैसे? सिंगल टर्म वाले होते हैं। जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें क्या पूछा गया? संत परंपरा, दैट्स ऑल। संत परंपरा जहां पर भी किताब में दिखे पढ़ने लग जाइए, उतना कंप्लीट कर लीजिए। संत परंपरा मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, और जो बुद्धिमान स्टूडेंट हैं वो पता क्या करते हैं, यहां प्रश्न उन्होंने पढ़ा संत परंपरा की विशेषताएं बताइए, तो विशेषताओं को भूल जाएंगे, याद रखेंगे संत परंपरा। इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूं, स्मार्ट वर्क की बात कर रहा हूं। अब संत परंपरा को उठा करके साइड में किया और इस पे लगा दिया 360 डिग्री। 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि इसके इर्द गिर्द चारों तरफ घूम गया। मतलब कि संत परंपरा का मतलब भी समझ लिया, संत परंपरा की परिभाषा भी देख ली, संत परंपरा की विशेषताएं भी देख ली, उसका महत्व भी देख लिया, कौन कौन से संतों का योगदान रहा है वो भी देख लिया, कुछ संतों के नाम भी याद कर लिए। मतलब कि इस टॉपिक के 360 डिग्री चारों तरफ पूरी तरह घूम गया, 360 डिग्री घूम चुका है।
हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया। ये होता है लघु प्रकृति वाले प्रश्नों को पढ़ने का तरीका। और जो मंद बुद्धि होते हैं ना, वो क्या करते हैं, संत परंपरा की विशेषता बताइए तो बस विशेषता को ही पढ़ेंगे, अर्थ महत्व कुछ भी होगा ना छोड़ देंगे, ये तो पूछा ही नहीं है, सर ने दिया ही नहीं है प्रश्न तो। अरे भाई मैं कॉन्सेप्ट पर फोकस करने का बोल रहा हूं, उस पर फोकस कीजिए। जो टर्म में आपको मेन टर्म देकर जा रहा हूं ना, उसके 63 डिग्री घूमिए, जो जो कॉन्सेप्ट आपके सामने है सबको पढ़ते चलिए। बात समझ आई? तब जाकर के आंसर शीट पूरी तरह कंप्लीट होती है आप लोगों की। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं लघु प्रकृति में। अगला प्रश्न है सामंतवाद। क्या है सामंतवाद? मेन कॉन्सेप्ट है आपका सामंतवाद क्या है। सामंतवाद को कंप्लीटली आपको बताना है, उसके बाद में इसके पतन के कारण भी समझाना है कि इसका पतन क्यों हुआ सामंतवाद का। अगला प्रश्न है धर्म सुधार आंदोलन क्या था। दैट्स सो सिंपल सा, धर्म सुधार आंदोलन क्या था, इसके कारण क्या है, कारण बताने हैं। प्रश्न नंबर 4 है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद क्या होता है और वाणिज्यवाद के उदय के क्या कारण थे, उदय के, ठीक है, उदय के क्या कारण थे। प्रश्न नंबर 5 है इसी में अमेरिका, जर्मनी, रूस और जापान, 4 देशों के नाम है, स्पेशली बताकर जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, इन देशों पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा बताइए। प्रश्न नंबर 6 है उपनिवेशवाद क्या होता है ना, कॉलोनियलिज्म में क्या होता है, इसके स्वरूप क्या होते हैं, स्वरूप पर प्रकाश डालिए, कितने स्वरूप का ये होता है। प्रश्न नंबर 7 है टिप्पणी करने को कह रहा है बोस्टन टी पार्टी पर। किस पर? बोस्टन टी पार्टी पर, है ना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड, माफ कीजिएगा, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली, इन पर क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस की क्रांति का। उसी प्रकार से प्रश्न है 9 नेपोलियन क्रांति का पुत्र था या शत्रु। ठीक है, नेपोलियन को क्रांति का पुत्र कहा जाता है या शत्रु कहा जाता है, विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है मेटरनिक युग, है ना, मेटरनिक युग को कंप्लीटली आपको समझना है, इसके बाद बताना है कि इसके प्रभाव और इसके पतन के कारण चर्चा करनी है। प्रश्न नंबर 11 है 1830 की जुलाई क्रांति क्या थी। 1830 में जो जुलाई क्रांति घटित हुई थी, कहां पर हुई थी, क्यों हुई थी, क्या कारण रहे, क्या प्रभाव रहे। 360 डिग्री, है ना, याद है 360 डिग्री। प्रश्न नंबर 12 है पूर्वी समस्या क्या है। 1856 के समय में घटित कुछ घटनाओं के आधार पर पूर्वी समस्याओं का वर्णन आपको करना है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 13 है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन। क्या है? चार्टिस्ट आंदोलन। तो इस चार्टिस्ट आंदोलन के कारण बताने हैं और इस आंदोलन के क्या प्रभाव रहे, इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़े, प्रभावों की भी चर्चा करनी है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो इटली के एकीकरण में जेमिनी की क्या भूमिका रही है, मेन कॉन्सेप्ट है। और प्रश्न नंबर 15 आखिरी प्रश्न लेते हैं, कुछ संक्षिप्त टिप्पणी करने को कह रहा है। 2 कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं आपको, एग्जाम में भी कुछ इस प्रकार से ही आएगा। ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध जो कि सेडोवा में हुआ था, है ना, सेडोवा का युद्ध कहलाता है। ऑस्ट्रिया प्रसा, ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध कहां पर, कौन से युद्ध के नाम से, सेडोवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में आपसे ऑस्ट्रिया प्रसा की जगह सेडोवा का युद्ध भी आ सकता है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। सेडोवा का युद्ध तो इसका युद्ध के कारण बताने हैं आपको, वहीं फ्रांस और प्रसा का युद्ध जो सेडन में हुआ था या सेडन का युद्ध कहलाता है, इसके कारण बताना है। और इस प्रकार से हमारे 15 ही प्रश्न पूरी तरह कंप्लीट है। जिन दोस्तों ने लेक्चर को बाद में अटेंड किया है उनको मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसकी आंसर शीट यदि आप चाहते हैं तो आपको जो नंबर दिए गए यहां पर नंबर मिल जाएंगे, या फिर, है ना, ये पीछे में नंबर आपको एक बार और दिखा देता हूं। ये नंबर दिए गए मेरे पीछे, ये नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आंसर शीट इसकी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बीए थर्ड ईयर के लिए मैंने लोक प्रशासन की स्पेशल नोट्स तैयार की है, कंप्लीट लोक प्रशासन की। यदि आप में से कोई किसी भी छात्र को ये चाहते हैं कि मुझे विस्तार से लोक प्रशासन पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, बहुत बेहतर तैयारी करनी है और आपके पास समय भी है पढ़ने के लिए, कस्टमाइज्ड रूप से बहुत स्पेशल तरीके से आसान शब्दों का समावेश करके और बेहतर गुणवत्ता के साथ में उस सामग्री को मैं लेकर के आया हूं। मात्र 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, लोक प्रशासन की पूरी बुक की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बताइए मुझे कमेंट करके कि अगले क्लास में आप कौन सा मॉडल पेपर देखना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी क्लास पर आपको मॉडल पेपर प्राप्त हो जाएगा। और किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप अमाउंट की राशि लिख दें, कौन से अमाउंट वाला सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, उसके अनुसार आपको तुरंत हमारी टीम रिप्लाई करेगी और उसके आधार पर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।